नमस्कार, मैं विनय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। इस समय जब भी आप टीवी खोलते होंगे, टीवी पर यदि कोई न्यूज़ चैनल लगाते होंगे तो केवल आपको माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत की खबरें आती होंगी। आज हम इसी बाबत आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं और उसकी मौत की खबरों के विषय में, या मौत क्यों हुई, किस वजह से इसको अंजाम दिया गया, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे कि अतीक अहमद से माफिया अतीक अहमद तक की कहानी। सबसे पहले आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के पिताजी तांगा चलाया करते थे। उसके पिता प्रयागराज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास तांगा चलाया करते थे। हालांकि उसके पिता भी माफिया प्रवृत्ति के ही व्यक्ति थे, जो कहीं ना कहीं उसके माफिया बनने का भी एक अहम रोल रहा। अपने पढ़ाई के दिनों में अतीक अहमद काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था। 10वीं की परीक्षा भी उसने फेल की। हालांकि इसके साथ साथ ही उसके दिमाग में केवल एक चीज़ कौंधती थी कि वह किस तरीके से अमीर बने। अमीर बनने के लिए उसको कोई भी रास्ता इख्तियारना किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं था। अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में जब पहला मर्डर किया, या यूं कह लें कि उस पर जब मर्डर का आरोप लगा तब वह चर्चा में आया, चूँकि वह तब नाबालिग था। हालांकि यह भी उस पर साबित नहीं हो पाया, यह जुर्म उसके द्वारा किया गया। इस जुर्म के साबित ना होने के बाद अतीक अहमद धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का बादशाह बनता चला गया, या यूं कह लें कि उसको आतंक का आका कहा जा सकता है, माफियागिरी का डॉन कहा जा सकता है। धीरे धीरे अतीक अहमद किडनैपिंग, वसूली, ज़मीनों पर कब्जा करना, लोगों का मर्डर करना, इन सब के रास्तों के द्वारा अमीर बनता चला गया। अब जब अतीक अहमद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, 1989 में उसको यह लगा कि अगर उसे राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है तो जुर्म और भी बढ़ा सकता है, कमाई का जरिया और भी बढ़ा सकता है। 1989 में पहली बार निर्दलीय पे चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। लगातार 2 बार निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार भी वह निर्दलीय खड़ा हुआ था, किंतु तीसरी बार सपा बसपा गठबंधन ने उसे टिकट दिया और उसके बाद सपा से उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया। इस राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के बाद अतीक के क्या कहने थे, दिन दुगनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होती चली गई। आए दिन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना, लोगों की किडनैपिंग करना, लोगों का मर्डर करना, लोगों को धमकियां देना, जेल से गुंडा राज करना, ये सब उसकी आदतें बन चुकी थी। अतीक का खौफ यहाँ तक था कि जब जब उसकी पेशी होती थी या जब जब उसकी सुनवाई होती थी, जिस जज के बेंच में उसकी सुनवाई होती थी, वह जज या तो छुट्टी पर चला जाता था या तो अपना तबादला ले लेता था। अतीक के विषय में एक पूर्व IPS बताते हैं कि जब वह इलाहाबाद में SSP के पद पर तैनात हुए, उनके एक इंस्पेक्टर से अतीक ने बदतमीजी की थी। जब इसकी जानकारी उनको लगी तो उन्होंने उस समय के SP को तत्काल अतीक को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वह बताते हैं कि अतीक के घर की चारों ओर से घेराबंदी की गई। अतीक ने उसके बाद ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग करवाई और उसके बाद भी 6 घंटे की मशक्क़त के बाद अतीक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आतंक यहीं तक सीमित नहीं था। उनका कहना है कि जब तक वह प्रयागराज में थे तब तक अतीक की गुंडई के कारनामे सुनते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपको बताते चले कि 2004 में राजू पाल की हत्या के बाद अतीक का समय खराब हुआ। अतीक 4 से 5 बार का विधायक रहा, एक बार फूलपुर सीट पर सांसद भी बना। यह वही फूलपुर सीट है जिस पर जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उन्होंने चुनाव जीता था। अतीक इसके पहले भी अपने गुरु माने जाने वाले बाबा की हत्या करवा चुका था, जिसे इससे भी बड़े क्रिमिनल के रूप में जाना जाता। हत्या का कारण केवल इतना था कि वह इसके खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ था। इसने अपने गुंडों के साथ उसे चुनाव की गिनती और रिजल्ट आने के पहले ही गोलियों, बंदूकों और बम के माध्यम से उड़ा दिया। किंतु 2004 में जब इसने राजू पाल की हत्या कराई, उसके बाद से यह लगातार चुनाव लड़ता चला गया और हारता चला गया। जेल का सलाखें भी इसका इंतजार करती रहीं। 2012 तक की इसे जब तक राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त रहा, या यूँ कह लें कि 2017 तक भी इस पर राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त रहा। हालांकि अखिलेश के आने के बाद से इसमें कुछ बदलाव हुआ था। 2017 से जब से भाजपा के योगी आदित्यनाथ ने
मुख्यमंत्री का नेतृत्व संभाला तब से अतीक के उल्टी गिनती चालू हो गई। पिछले दिनों उमेश पाल पर हत्या करवाकर अतीक ने, अतीक की पत्नी ने, अतीक के बेटे असद ने, इन सब ने कहीं ना कहीं अपने ऊपर मुसीबतों का पहाड़ लिया। अतीक तो जेल से माफियागिरी को और भी भुनाने लगा, या यूं कह ले कि जेल से उसका साम्राज्य और अच्छी तरीके से बढ़ा बजाय बाहर रहने के। उसकी पत्नी शाइस्ता, असद, ये सब ही उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बने। असद पे 5 लाख तक का इनामी एसटीएफ के द्वारा रखा गया था। पिछले दिनों जहां पे एसटीएफ के द्वारा असद की एनकाउंटर में मौत हुई, वहीं पे अतीक को यह लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं उसका परिवार गर्त में जा रहा है। उसने मीडिया के माध्यम से यह कहा भी कि सरकार से अब निवेदन करता हूं कि मैं पहले ही मिट्टी में मिल चुका हूं, मेरी माफियागिरी कब की समाप्त हो चुकी है, अब मेरे पत्नी और परिवार को पीड़ित ना किया। किंतु पिछले शनिवार को जब रात 10:30 बजे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज पर अंधाधुंध फायरिंग कर चेकअप के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ को अंधाधुंध गोलियों से उड़ाया गया, उसके 3 दिन पहले ही उसने पुलिस के सामने एक बड़ा राज कबूला था। जी हाँ, बताते चलें, पिछले दिनों उसने पुलिस को कुछ बड़े सफ़ेद पोस्ट नेताओं के नाम और कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी उजागर किए थे। साथ ही उसने आईएसआई के साथ अपना संबंध भी स्वीकार किया था। उसने यह भी बताया था कि पाकिस्तान से पिछले कुछ वर्षों पहले ड्रोन के जरिए पंजाब राज्य में उसके लिए हथियार भिजवाए गए थे, यानी कि उसका आईएसआई और अलगाववादियों से कनेक्शन भी साबित हो चुका था। अब जिस तरीके से अतीक और अशरफ की ताबड़तोड़ 36 राउंड फायरिंग के बाद मौत होती है, जिस तरीके से उम्र के 25 साल से भी कम उम्र के तीनों नौजवान थे जिन्होंने हत्या की और हत्या के बाद पुलिस को सरेंडर भी कर दिया। यहाँ पर कई तथ्य हैं। कई लोगों का कहना है कि अतीक पर हमला कहीं ना कहीं सरकार की साजिश थी, किंतु मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मेरी अपने सीनियर पत्रकारों से या लोगों से, राजनेताओं से बातचीत की, उसके बाद मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। जिस तरीके से 25 साल से भी कम उम्र के लड़कों ने उस पर हमला किया, यह काम ज़्यादातर आतंकवादी संगठनों का होता है। यदि सरकार द्वारा यह कुकृत्य कराया गया होता तो कभी भी जय श्री राम का नारा नहीं लगवाते, कभी भी योगी आदित्यनाथ अपनी फजीहत ना करवाते। जय श्री राम का नारा, कम उम्र के लड़कों का होना, विदेशी हथियार का पाया जाना, यह सब कहीं ना कहीं आईएसआई की तरफ भी इशारा करता है, जो अपनी पोल खुलने की दर से अतीक की हत्या करवा सकता है। साथ ही विपक्ष पर भी उंगली उठ रही है। हालांकि जिस दिन यह मर्डर हुआ उस दिन से ही योगी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जिनको 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सपुर्द करनी है। यह जांच भी चलती रहेगी, यह रिपोर्ट भी आगे बढ़ती रहेगी। किंतु कुल मिलाकर आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अतीक और उसके भाई अशरफ सहित पूरे परिवार की माफियागिरी का कहीं ना कहीं अंत हो चुका है या ब्रेक लग चुका है। आगे भी आपको इसी तरीके की नई नई खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। धन्यवाद।